अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मीरा रोते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी कि क्यों मुझे उससे मिलवाया। तभी किसी ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। जिस शख्स ने मीरा को खींचकर अपने गले लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि अच्छे ही था। मीरा खुद को अच्छे से छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन अच्छे ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। उसने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। अच्छा अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मीरा प्लीज़ शांत हो जाओ, जानता हूँ बहुत कुछ हो चुका है लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा भरा पड़ा है निकाल दो, लेकिन यह मत बोलो कि तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे पहचान गई हो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम नहीं जानती इन 5 सालों में तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ, कितना ढूंढा हूँ तुम्हें। अब तुम मिली हो तो तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मीरा ने जैसे ही यह सब सुना उसके दिमाग में 5 साल पहले की बातें घूमने लगी कि उसने उससे प्यार का नाटक किया था, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए। यह सब याद आते ही मीरा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह खुद से अच्छे को दूर करती है और गुस्से से कहती है, अब क्यों ये प्यार का नाटक कर रहे हो आप, क्यों? ओह याद आया, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान पाए थे ना, तो बताती हूँ, आज ध्यान से सुनिए। मेरा नाम मीरा मेहरा है। मेरी माँ का नाम माहिरा मेहरा था और बदकिस्मती से मेरे पिता का नाम संजीव मेहरा था। वो इंसान जिसने मेरी माँ को मार डाला, वो माँ जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उस इंसान ने मेरे बड़े पापा की सारी खुशियाँ छीन ली, मेरी बड़ी माँ को मार दिया और उनके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया। वो मुझे भी मारना चाहता था लेकिन मेरे बड़े पापा ने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया और इतने सालों तक उसे छुपा कर रखा। आपने पूछा था ना मुझसे कि मैं लॉ की पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, तो मैं लॉ की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को सज़ा दिलाने के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं उसके उस गुनाह की गवाह हूँ जो उसने किया था। नफ़रत करती थी मैं उस इंसान से क्योंकि उसने मेरे सबसे अजीज शख्स को मार डाला था, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसने अपनी फूल सी बच्ची को अपने सामने ही उस संजीव मेहरा की दरिंदगी का शिकार होते देखा था। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से वो सब देखा था। मैं उसे इंसान के किए गुनाह की इकलौती गवाह थी, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। तो जान गए ना आप मेरे बारे में सब कुछ, तो अब आप भी प्यार का नाटक बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे घुटन होती है आपकी मुझसे प्यार जैसे शब्द को सुनकर। मुझे नफ़रत है आपकी मोहब्बत से। मैं ये नहीं जानती कि संजीव मेहरा से आपकी क्या दुश्मनी थी और आप भी जान गए थे कि मेरा उसका क्या रिश्ता है, और उस दुश्मनी के चक्कर में आपने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर किया। जब आपको मेरे बारे में सारी बातें नहीं क्लियर हो पाई तो अपने प्यार का नाटक किया था कि सारी बातें मुझसे जान सके। तो लीजिए, आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मुझे यकीन भी नहीं होता कि कोई इंसान किसी से नफ़रत में इतना गिर सकता है कि वह एक लड़की को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख सकता है, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना सकता है, नाटक कर सकता है। लेकिन आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब आज आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, तो अब मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मेरे आपके बीच में जो कुछ भी था वो मैं 5 साल पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छे चुपचाप मीरा को देखे जा रहा था। उसने मीरा के पास जाकर उसके बाजू को पकड़ कर कहा, मानता हूँ मीरा कि पहले मैंने वो सब नाटक करना चाहा, लेकिन सच मानो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था, जिसका एहसास तब हुआ जब मैं तुमसे नाटक करना शुरू किया। लेकिन यकीन मानो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सच्चा प्यार करता हूँ। मीरा अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाकर कहा, यकीन और आप पर? सॉरी मिस्टर अक्षरायचंद, आप जैसे इंसान पर यकीन करना तो बहुत दूर की बात है। आप जैसे इंसान से तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। यह बोलकर वह उसे धक्का देती है और अपने कार में बैठकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद अच्छ वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं। तभी उसको अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो पलट कर देखता है तो वहाँ राजीव खड़ा था। एक झटके से राजीव के गले वो लग जाता है और कहता है, वो मुझसे बहुत नफरत करती है, मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं उसे कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूं।
उस दिन उसने कुछ ही बातें सुनी थी, सारी बातें उसने नहीं सुनी थी। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं सबको खो देता हूँ। पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी नफ़रत है उसे मेरी मोहब्बत से। राजीव अच्छ को संभालता है और कहता है, अच्छ संभालो अपने आप को, तुम ऐसे टूटोगे तो कैसे उसे मनाओगे? वो अंदर से टूट चुकी है, वो सारी बातों को नहीं जानती। उसे फिर से खुद पर यकीन दिलाओ, अपने प्यार पर यकीन दिलाओ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। वो तुम्हारे पास ज़रूर रहेगी। तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते कि तुम अक्कू हो, वो उसके बचपन का प्यार, और वो तुम्हारी मायू है। उसकी बात पर अच्छ कहता है, अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे और नफ़रत करने लगेगी। एक बार के लिए मैं मीरा की नफ़रत को झेल सकता हूँ, लेकिन अपनी मायू की नफ़रत को अक्कू नहीं झेल सकता। पहले मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। और उस दिन उसने जो भी सुना वह सब सच नहीं था, वो आधा सच था। जब वह अच्छ को अपना लेगी, अच्छ के प्यार पर यकीन करने लगेगी, तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही उसका अक्कू हूँ। राजीव भी हाँ में सिर हिलाता है और उसे अपने साथ लेकर चलता है। कुछ देर बाद वो दोनों इस स्कूल के बाहर खड़े थे जहाँ पर सुबह उन दोनों ने वाणी और नील को देखा था। वो दोनों छुप कर खड़े थे, किसी को पता नहीं चले कि वो दोनों वहाँ हैं। वो दोनों जानना चाहते थे कि क्या सच में वो दोनों उसके बच्चे हैं। स्कूल की छुट्टी होते ही नील और वाणी हाथ पकड़कर बाहर आए। बाहर आते ही वो दोनों दौड़कर एक औरत के गले लग गए। वो औरत यही कोई 40-45 साल की थी। उसने एक सूती साड़ी पहन रखी थी और एक मोटे फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था। नील और वाणी उस औरत के गले लगकर कहते हैं, नानी माँ, हम दोनों ने आपको बहुत मिस किया। वो औरत भी उन दोनों को अपने गले लगा लेती है और कहती है, मैं भी अपने दोनों बच्चों को बहुत मिस किया। नील कहता है, नानी माँ, मम्मा कहाँ हैं? वो हमें लेने आने वाली थी ना। उसकी बात सुनकर ममता जी कहती हैं, बेटा, मम्मा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हैं, इसलिए आज से कुछ दिनों तक आप मेरे पास रहोगे, अपनी नैनी माँ के पास रहोगे ना। नील और वाणी दोनों खुशी खुशी उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं, नानी माँ, हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे, हमें तो माँ से ज़्यादा आपके साथ रहने में मज़ा आता है। वो औरत उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। उन्हें कार में बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। उनकी कार आगे निकल जाती है। कार के जाने के बाद ही अच्छा और राजीव बाहर आते हैं। राजीव अच्छे से कहता है, शायद हमारा अंदेशा गलत है, वो दोनों तेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छ को भी उसकी बात कहीं ना कहीं सही लगती है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। फिर भी उसने राजीव से कहा, तूने ठीक कहा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कार में ममता जी बैक मिरर से उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वह कार ड्राइव करते हुए ही मीरा को फ़ोन लगाती है और कहती हैं, बेटा, आपने सही कहा था, उन दोनों को शक हो गया था, लेकिन अब शायद उन्हें यकीन हो गया है कि ये दोनों आपके बच्चे नहीं हैं। उनकी बातें उधर से मीरा कुछ कहती है, जिसे सुनकर ममता जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अपनी माँ पर यकीन रखो। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। दूसरी ओर मीरा अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। यह अपार्टमेंट उसके ऑफिस के पास ही था। इस अपार्टमेंट में उसके सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड ही चीज़ थी। वहाँ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे घर में 2 बच्चों की माँ रहती है, क्योंकि वहाँ पर मीरा, नील और वाणी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं रखी थी। यह जगह उसने सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम के लिए रखी थी। यहाँ पर सिर्फ उसके प्रोफेशन के काम ही होते थे। वो जानती थी कि वह एक लॉयर है और अपने काम के चलते उसके कई लोग दुश्मनी भी बना चुके हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके बच्चों पर कोई खतरा हो। इसलिए वो यहीं पर ज़्यादा रहती थी और अपने बच्चों से मिलने जाती थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उसका असली घर कहाँ पर है। मीरा अपने अपार्टमेंट में बैठकर आज पूरे दिन हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से ही कहा, मुझे जल्द से जल्द इन सब से निपटना होगा। मुझे किसी भी तरह से बच्चों को अच्छे से दूर रखना होगा। मैं उसे नहीं जानने दे सकती कि मेरे बच्चे कहाँ और कैसे हैं। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने अच्छ खड़ा था। अच्छ को वहाँ देखकर मीरा पूछती है, यहाँ पर क्यों आए हो आप? आज उसकी बातों को इग्नोर करके अच्छ अंदर आ जाता है और चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है। मीरा उससे बार बार कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हैं आप? यहाँ पर जाइए मेरे घर से। अच्छ मुड़ता है और खींचकर मीरा को खुद के करीब करके कहता है, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सब कहते हुए अच्छ मीरा की आंखों में देखे जा रहा था। मीरा खुद को अच्छ की पकड़ से छुड़ाती है और कहती है, किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से।
अच्छ कहता है, मुझे मजाक पसंद नहीं है, जल्दी बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है, उसे गले लगाना है, उसके मुंह से खुद के लिए पापा सुनना है। ये सब कहते हुए मीरा को अच्छ के चेहरे पर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छ को इस बारे में कैसे पता चला। फिर भी वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपा कर कहती है, किस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं आप? अच्छ मीरा के करीब जाता है और कहता है, हमारे बच्चे के बारे में। जब तुम मुझे छोड़कर आई थी तो उस समय तुम प्रेग्नेंट थी। उसकी बात पर मीरा कहती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर बच्चा कहाँ है मेरा? अच्छ ने गुस्से से कहा। मीरा ने उसकी बात का जवाब दिया, कोई बच्चा नहीं है, फुर्सत नहीं, कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी बच्चे को संभाल पाती, मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। इसके आगे वो कुछ कहती तब तक अच्छ 2 कदम पीछे चला जाता है। मीरा चुप हो जाती है और दूसरी तरफ हो जाती है। अच्छ को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि मीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस कंडीशन में अगर उसने थोड़ा भी स्ट्रेस लिया या उसने अपना ध्यान नहीं दिया तो उसके मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अच्छ को लगता है कि शायद उसका मिसकैरेज हो गया था और उसने अपना बच्चा खो दिया। इसलिए वो मीरा से आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है और वहीं सोफे पर धम से बैठ जाता है। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था और अपने हाथों से चेहरे को ढक रखा था। एक पल के लिए मीरा को उसे देखकर उसके दिल में एक वार्म फीलिंग आती है। वो सोचती है कि वह एक बार बता दे उसे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती है और उससे कहती है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा अपना सर उठाता है और मीरा के पास आकर कहता है, मीरा ट्रस्ट में जो भी सब सुना वो सब आधा सच था, पूरा सच नहीं तुमने सुना, मेरी बात का यकीन करो। मीरा अच्छ को खुद से दूर करती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि पूरा सच क्या है और मुझे सुनना भी नहीं है उन सबको। बहुत समय बीत गया, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अच्छा होगा आप भी वो सब भूल जाएं और यहाँ से चले जाएं। अच्छ कुछ कहता लेकिन मीरा अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, आपका यहाँ से जाना ही सही है, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अच्छ वहाँ से जाने लगता है तो जाते हुए कहता है, एक दिन तुम खुद आओगी मेरे पास, अब खुद मुझे एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि जब तक तुम्हें भी यकीन हो चुका होगा मेरे प्यार पर। मीरा उसके जाते जाते ही कहती है, जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम से निकल जाइए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर मीरा दरवाजे को बंद कर देती है। 2 घंटे बाद अच्छा एक पार्क में बैठा था। उसके जहन में मीरा की बातें ही चल रही थी। तभी उसके पैर के पास एक बॉल आकर लगती है। तभी एक बच्ची की आवाज़ आती है। वो देखता है कि ये वही बच्ची है जो सुबह उसकी कार के आगे आई थी। अच्छ को उसे देखकर कुछ अपनापन सा लगता है। अभी तक वो बच्ची उसके पास आकर कहती है, अंकल मेरा बॉल प्लीज़। अच्छ तो उसकी मीठी आवाज़ में ही खो गया था। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी उसे एक ठंडी आवाज़ आती है। वो उस ओर देखता है तो वही सुबह वाला बच्चा था, लेकिन सुबह वो जितना जेंटल था इस समय वो उतना ही एटीट्यूड और गुस्से में लग रहा था। अच्छ देखता है कि वो बच्चा अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से से उसे घूर रहा था। वह अच्छ के पास आता है और कहता है, मेरी सिस्टर को नीचे उतारिए। अच्छ को समझ में नहीं आता कि वो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वह उस बच्ची को नीचे उतार देता है। वह बच्चा उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, वाणी मैंने कहा था ना स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, और तुम इन स्ट्रेंजर अंकल के गोद में चढ़ गई। उसकी बात पर वह लड़की कहती है, सॉरी भाई लेकिन ये अंकल बहुत अच्छे लगे मुझे। उसकी बात पर नील उसे समझाते हुए कहता है, वाणी जो देखने में अच्छा हो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, क्या पता ये स्ट्रेंजर अंकल कोई किडनैपर हो, हमें किडनैप करके ले जाएं। अच्छ जो अभी खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह उस बच्चों की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने घुटनों के बल उन दोनों बच्चों के पास बैठकर कहता है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ बेटा, मुझे तो आप दोनों बहुत क्यूट लगे, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? उसके बाद पंडील उसे जवाब देता है, सभी किडनैपर ऐसे ही कहते हैं, फिर बच्चों को किडनैप करते हैं और उनसे गंदे गंदे काम करवाते हैं, उन्हें उनकी मम्मी पापा से भी अलग कर देते हैं। फिर वाड़ी ने कहा, हमारे पापा तो पहले ही हमसे अलग रहते हैं, अगर मम्मा भी अलग हो गई तो हम कैसे रहेंगे? वाणी ने ये बात बहुत ही मासूमियत से कही, जैसे वो अपने पापा को बहुत मिस करती है। अच्छ पूछता है, आपके पापा आपके साथ नहीं रहते, कहाँ रहते हैं वो? उसकी बात पर वाणी कहती है, हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, हमने उन्हें कभी नहीं देखा, बस मम्मा रहती हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते ये नहीं बताएं आपकी मम्मा ने? अच्छ ने पूछा। वाणी कहती है, मम्मा ने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारे पास सिर्फ मम्मा है, पापा नहीं है। पापा नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ माँ ही चाहिए।
उसकी बात पर अच्छ कहता है, लेकिन पापा भी तो ज़रूरी होते हैं ना। तभी उसके कानों में नील की आवाज़ आती है, जो कहता है हमारे पापा अच्छे नहीं हैं, उनकी वजह से मम्मा बहुत रोती हैं, हम उन्हें कभी देखना नहीं चाहते। वो बहुत गंदे हैं, जिसकी वजह से मेरी मम्मा रोती हैं। मैं उस इंसान को कभी अपना पापा नहीं मानूंगा और कभी उनसे नहीं मिलूंगा, और अगर वो कभी मुझे मिले भी ना तो मैं ढिसुम ढिसुम कर दूंगा। यह सब कहते हुए नील ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे वो अपनी माँ और बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। अच्छ को उसे देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वाणी की नज़र पास में आइसक्रीम वाले की स्टॉल पर पड़ती है। वह उसकी तरफ देखती है तो अच्छ समझ जाता है कि उसे आइसक्रीम चाहिए। अच्छ नील और वाणी को आइसक्रीम दिलाता है। वाणी तो आइसक्रीम को जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिससे उसके मुंह पर बहुत सारी आइसक्रीम लग जाती है। लेकिन नील वो बहुत ही आहिस्ते से आइसक्रीम खा रहा था, जैसे कोई बड़ा इंसान खा रहा हो। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छ को नील कुछ कुछ अपने जैसा लग रहा था और वाणी की हरकतें बिल्कुल मीरा के जैसी थी, जैसे वो बचपन में करती थी। अभी तक उसके मन में जो भी उदासी थी अपने बच्चों को लेकर, वो नील और वाणी से मिलकर दूर हो गई थी। अच्छ प्यार से वाणी के गालों को सहलाता है और उसके चेहरे से आइसक्रीम साफ करते हुए पूछता है, आपकी मम्मा का क्या नाम है बेटा? वाणी कहती है, मेरी मम्मा का नाम माँ। इसके आगे वो कुछ कहती तब तक पीछे से एक आवाज़ आती है, बच्चों आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर जाने का टाइम हो गया ना। अच्छा देखता है तो पीछे एक 40-45 साल की औरत होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ममता जी ही थी। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी। वो जल्दी से नील और वाणी के पास आती हैं, उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। थोड़ी दूर जाकर ममता जी नील से पूछती हैं, वो अंकल आपसे क्या कह रहे थे? वाणी उनसे कहती है, वो अंकल बहुत अच्छे थे, हमें आइसक्रीम दी, हमसे प्यार से बातें की और माँ का नाम पूछ रहे थे। जब ममता जी को पता चला कि अच्छा उन दोनों से मीरा का नाम जानना चाहता था तो वो घबराकर बोलती हैं, आपने उन्हें अपने माँ का नाम बताया? उनकी बात पर नील कहता है, नहीं नानी, हम बताने जा रहे थे तब तक आप आ गई और नहीं बता पाए। ये सुनकर ममता जी ने एक राहत की सांस ली। उन दोनों को घर लेकर चली जाती हैं। उधर मीरा को भी पता चल गया था कि अच्छा आज पार्क में नील और वाणी से मिला था। वो भी घबरा रही थी कि आखिर कब तक वो अच्छे से नील और वाणी को छुपा के रख पाएगी। इसलिए उसने कुछ सोचा और सोचकर अच्छ को फ़ोन लगा दिया, लेकिन अच्छ का फ़ोन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अच्छ जा रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ दौड़कर आती है, उसके गले लग जाती है। वो लड़की अच्छे से दूर होती है और कहती है, अच्छ तुम यहाँ कैसे? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अच्छ भी उस लड़की को देखकर स्माइल करता है और कहता है, कैसी हो नियति? नियति उसे देखकर कहती है, कॉलेज के बाद तुम अब दिखाई दे रहे हो। उसकी बात पर अच्छ कहता है, हाँ वो बिजनेस के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था। उसकी बातें सुनकर नियति कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो अभी। अच्छ मना करना चाहता था, लेकिन नियति फिर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। नियति मिस्टर वर्मा की लड़की थी। मिस्टर वर्मा अच्छ के पापा के ही दोस्त थे। उन्होंने अच्छ का बहुत साथ दिया था जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। नियति के भाई से अच्छ की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो एक आर्मी ऑफिसर था। नियति बचपन से ही अच्छ को पसंद करती थी, लेकिन अच्छ के लिए वो सिर्फ एक दोस्त थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छ को नियति का भाई और उसके पापा बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति और उसकी माँ की हरकतें उसे अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी वह उन्हें कुछ नहीं कहता था। वजह थी नियति के पापा और उसका भाई आदर्श। नियति के घर पर अच्छ बैठा हुआ था और नियति उसे इधर उधर की बातें कर रही थी। तभी एक मेड अच्छ के लिए जूस लेकर आ रही थी, लेकिन उसका पैर फंस जाता है और पूरा जूस अच्छ के ऊपर गिर जाता है। नियति उस मेड को गुस्सा करने लगती है, लेकिन अच्छ उसे ऐसा करने से मना करता है और उससे बाथरूम का रास्ता पूछकर अंदर चला जाता है। तभी नियति की माँ उसके पास आती है और कहती है, नियति बेटा ये तो अच्छ था ना? उसकी बातें पर नियति हाँ में सिर हिलाती है। वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन दोनों के कान में एक आवाज़ आती है। वो दोनों देखती हैं तो सामने एक लड़की, जिसकी उम्र यही कोई 26-27 साल होगी, सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बगल में ही मीरा अपने वकील के ड्रेस में खड़ी थी। नियति की माँ उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना तुझे इस घर में आने के लिए। उसकी बात पर मीरा सामने आकर कहती है, आप साक्षी को यहाँ से नहीं निकाल सकती, वह इस घर की बहू है और लीगली इस घर पर उसका भी अधिकार है। उसकी बात पर नियति कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लड़की एक कैरेक्टरलेस है। जब तक मेरा भाई जिंदा था उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई थी।
उससे शादी कर ली और अब जब वो मर गया है तो किसी और का बच्चा लेकर मेरे भाई के नाम पर उसकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी बात पर मीरा कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो बच्चा तुम्हारे भाई का नहीं है। साक्षी भी आगे कहती है, नियति तुम झूठ बोल रही हो, वो बच्चा मेरे आदर्श का ही है। तभी उसकी माँ सामने से आकर कहती हैं, तू जैसी कुल्टा से हमें कोई भी बात नहीं करनी है, ना तुझे इस घर में रखना है। ये बच्चा मेरे आदर्श का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मरने के बाद पता चला कि तू पेट से है, तो सीधी सी बात है कैसे हो सकता है ये बच्चा उसका। नियति और उसकी माँ जानती थी कि यह बच्चा आदर्श का ही है, लेकिन वो दोनों कभी भी साक्षी को पसंद नहीं करती थी। वजह यह थी कि आदर्श ने साक्षी से उनकी मर्जी के बिना शादी की थी। वह दोनों साक्षी को बहुत परेशान किया करती थी और आदर्श के मरने के बाद वो दोनों उसका जीना हराम कर दी थी। आदर्श की मौत के 20 दिन के बाद पता चला कि साक्षी प्रेग्नेंट है, जिससे उन दोनों को एक मौका मिल गया साक्षी को इस घर से निकालने का। उन दोनों ने सबको ये बता दिया कि यह बच्चा आदर्श का नहीं है बल्कि किसी और का है। इसी बहाने से उन दोनों ने उसे घर से निकाल दिया। जब तक आदर्श और उसके पापा जिंदा थे, नियति और उसकी माँ साक्षी से अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब उसके पापा की डेथ हुई और आदर्श अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, तब वो दोनों साक्षी को बहुत परेशान करती थी। साक्षी कभी भी उन दोनों की शिकायत आदर्श से नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि समय के साथ वो दोनों उसे अपना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीरा सामने से आकर कहती है, ये बच्चा आदर्श का ही है और यह मैं प्रूफ करके रहूँगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों अपनी झूठी चाल में इसे फंसा लोगी? ध्यान से सुनो, इसके साथ मैं खड़ी हूँ और मुझे यहाँ हरा सके ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। नियति की माँ मीरा को देखकर गुस्से से फूट पड़ती हैं और कहती हैं, तू तो इसका साथ दोगी ही ना, तू भी तो इसके जैसी ही है, जैसे ये न जाने किसका बच्चा लेकर मेरे बेटे के माथे मर रही है। तू भी तो इसी के जैसे है, न जाने किसके बच्चे को अब तक पाल रही है। तेरे भी तो बच्चे हैं, लेकिन क्या उनका कोई बाप है? वो भी तो तेरी नाजायज औलादें हैं, जिनका किसी को नहीं पता कि वो किसके बच्चे हैं। तुझे क्या लगता है बाकी कोई तुझसे सवाल नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे? हम तुझसे डरते नहीं हैं। इस बात पर मीरा आगे कहती है, मेरा बच्चा कौन है, उनका बाप कौन है, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, ना ही तुम ये जानने के लायक हो। लेकिन एक बात सुन लो, कोर्ट में तुम्हें प्रूफ करके रहूँगी कि ये बच्चा आदर्श का ही है, जो कि है भी। और तुम दोनों अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। साक्षी के साथ घरेलू हिंसा करने और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करने के जुल्म में उन दोनों ने साक्षी के बच्चे को मारने की कोशिश की थी। ये बात मीरा के मुँह से सुनकर उन दोनों का चेहरा फक से सफ़ेद पड़ जाता है। मीरा साक्षी को लेकर चली जाती है वहाँ से, लेकिन उसे नहीं पता था कि अच्छ वहीं एक तरफ खड़ा उन सब की सारी बातें सुन रहा था। मीरा के 2 बच्चे हैं, यह सुनकर अच्छे एक बार के लिए शॉक्ड हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरा के बच्चे हैं, तो उसने झूठ क्यों कहा। वो जल्दी से नियति और उसकी माँ के पास आता है और उनसे पूछने लगता है, यह कौन थी? उसकी बात पर नियति कहती है, ये हमारी भाभी हमारे भाई को चीट करके किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो चाहती हैं कि यह सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाए। इसके लिए वो उस लायर का साथ ले रही हैं। तभी अच्छे ने पूछा, आप उस लायर के बारे में क्या कह रही थी? तभी नियति बोलती है, वो लायर यहाँ 5 साल पहले आई थी। पहले वो हमारे पड़ोस में ममता जी रहती हैं, उनके साथ रहती थी। ममता जी उसे अपने साथ लेकर आई थी। उसकी ममता जी से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ममता जी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ममता जी ने उसे अपनी बेटी मानकर अपने घर में रखा। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। उसके बच्चे का बाप कौन है ये भी उसने किसी को नहीं बताया। कुछ ही महीना बाद उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद जब लोगों ने उसे इस बारे में पूछना शुरू किया तो ममता जी उसे लेकर यहाँ से चली गईं। इसका भी पता नहीं चला कि किसके बच्चे लेकर पाल रही है, और वैसे भी एक कैरेक्टरलेस दूसरे कैरेक्टरलेस का ही साथ देगी ना। अच्छ को उन दोनों की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। अच्छ और आदर्श काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वह साक्षी को भी जानता था कि साक्षी कैसी लड़की है, लेकिन इस समय उन दोनों को मीरा के लिए कहे गए शब्दों पर और ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नियति उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बिना उनकी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। अच्छ बहुत ही गुस्से में ड्राइव किए जा रहा था। उसे अब मीरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे सच नहीं बताया कि उसका एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। मीरा ने उससे झूठ बोला कि उसके बच्चे नहीं हैं। आज खुद से ही कहता है, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मीरा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें प्यार से मनाऊँगा, लेकिन अब तुम्हें मैं अपने तरीके से अपने पास रखूँगा
और अपने बच्चों को भी। शाम का समय अच्छा अपने होटल के कमरे में सोफे पर बैठा होता है। उसके सामने एक फ़ाइल पड़ी थी। वह उस फाइल को उठाता है और पढ़ने लगता है। वह उस फाइल को पढ़ता है तो उसमें ममता जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी और उसमें मीरा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। लेकिन जैसे वो अगला पेज पढ़ता है उस पर 2 बच्चों की फ़ोटो होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि उस पर वाणी और नील की फ़ोटो थी। नील की उस फ़ोटो को देखकर अच्छ खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन 2 बच्चों से वो मिला था वो दोनों उसके बच्चे हैं। मतलब उसके दिल की जो फीलिंग थी उन बच्चों को लेकर वो सच्ची थी। आज शनिवार था। शनिवार रविवार के दिन मीरा पूरा टाइम ममता जी और अपने बच्चों के साथ बिताती थी। वह हाल में बैठकर सभी खेल रहे होते हैं, तभी घर की डोरबेल बजती है। मीरा को बच्चों के साथ छोड़कर ममता जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, सामने अच्छ को खड़ा देखकर उनके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात पर अच्छ कहता है, यह सब जानने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। ये बोलकर वो उन्हें साइड करके अंदर चला जाता है। अंदर आकर सामने देखता है तो दोनों बच्चों के साथ मीरा खेल रही थी। वह नज़ारा देखकर उसके दिल को एक सुकून मिल जाता है। जैसे ही मीरा की नज़र अच्छ पर पड़ती है वो खड़ी हो जाती है। मीरा कुछ कहती तभी बाड़ी हैंडसम अंकल करके भाग के अच्छ के पास चली जाती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। नील अभी भी उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रहा था। अच्छ नीचे झुक कर वाणी को अपने सीने से लगा लेता है और नील को भी अपने हाथ बढ़ाकर अपने पास बुलाता है। नील भी थोड़ी देर बाद उसे जाकर कहता है, हेलो अंकल, कैसे हो आप? मीरा अभी भी वैसे ही शांत एक जगह खड़ी थी। ममता जी भी अब तक वहाँ आ चुकी थी। मीरा अपने होश में आती है और ममता जी से कहती है, माँ अब बच्चों को लेकर अंदर जाइए। अच्छ भी कुछ नहीं कहता और बच्चों को ममता जी के साथ जाने देता है, क्योंकि इस समय उसे मीरा से बात करनी थी। बच्चों के जाने के बाद मीरा अच्छ के सामने आती है और कहती है, यहाँ पर कैसे आए आप? आपको यहाँ का पता किसने दिया? अच्छ शांत भाव से मीरा को देखता है और अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे झूठ बोल दोगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा मेरे बच्चों के बारे में? उसकी बात पर मीरा कहती है, आपके नहीं, वो दोनों सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद पर अच्छ गुस्से से उसके हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के नीचे लगाकर उसे खुद के करीब करके कहता है, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे और तुम्हारे, हमारे बच्चे हैं। मीरा गुस्से से खुद को छुड़ाकर अच्छे से दूर होती है और कहती है, वो दोनों सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें कहीं भी बच्चों का जिक्र नहीं था, और वैसे भी वह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, तो आपको मेरा रिश्ता कुछ नहीं है और मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। अच्छ मीरा से कहता है, तुम आज भी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैठी हो, जबकि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमारे बीच वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे बीच सिर्फ प्यार था और ये बच्चे हमारे प्यार की निशानी है, मेरे और तुम्हारे। उसकी बातों पर मीरा एक साइकाट्रिक स्माइल देकर कहती है, प्यार? कौन सा प्यार? अच्छा, वो प्यार जो एक नाटक था। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था, आपने सिर्फ मेरे साथ नाटक किया था, मेरे बारे में जानने के लिए और मेरे थ्रू मेरे पिता संजीव मेहरा से बदला लेने के लिए। तो ये नाटक अब बंद कीजिए और निकल जाइए यहाँ से। अच्छ मीरा के गुस्से वाले चेहरे को देखता है और कहता है, आज भी तुम्हारा गुस्सा वैसा ही है वाइफी। यह बोलकर वो स्माइल करने लगता है। उसके मुंह से खुद के लिए वाइफी सुनकर मीरा गुस्से से भर जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। उसकी बात पर अच्छ कहता है, तुम मेरे बच्चों को पैदा की हुई हो, मेरे बच्चों की माँ हो, तो सीधी सी बात है तुम मेरी वाइफ हुई ना वाइफी। मीरा उसकी बातों से और गुस्से में आ गई थी। उसने गुस्से से कहा, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं, उनका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। एक बार कहने से तुमको बात समझ में नहीं आती और मैं भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी बात पर अच्छ कहता है, मैं यहाँ से जाने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ और करने आया हूँ। मीरा कहती है कि आप किस लिए आए हो यहाँ? अच्छ कहता है, रुको बताता हूँ। ये बोलकर वो मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। मीरा उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो खुद को छुड़ा नहीं पाती है। मीरा इतनी स्ट्रांग थी कि वो अच्छ की पकड़ से आसानी से निकल सकती थी, लेकिन उस चक्कर में अच्छ हर्ट भी हो सकता था। भले ही मीरा उससे नाराज़ थी, उससे गुस्सा थी, उसे नफरत करती थी, लेकिन वो उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती थी। अच्छ मीरा को अपनी गोद में उठाकर बाहर जाने लगता है और अपने गार्डों के साथ आए राजीव को कुछ इशारा करता है।
कुछ देर बाद अच्छ मीरा को अपने कार में लेकर अपनी गोद में बैठा था और मीरा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छ उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर राजीव ममता जी के साथ दोनों बच्चों को कार में लेकर बैठा हुआ था। ममता जी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन बाड़ी उससे बोलती है, अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात पर राजीव स्माइल करके उन दोनों बच्चों को देखता है और कहता है, हम दोनों आपके रियल घर जा रहे हैं, जहाँ पर हम सभी साथ रहेंगे। बाड़ी तो उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और ताली बजाने लगती है, लेकिन नील कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। राजीव की नज़र जब नील पर जाती है तो उसे उसकी निगाहें अच्छ की तरह ही नज़र आती हैं और वो अपने मन में ही बोलता है, डेविल का बेटा भी डेविल ही है। नील उसकी तरफ और घूर कर देखने लगता है, जैसे उसने राजीव के मन की बात सुन ली हो। राजीव अपना सर सामने की ओर कर लेता है, लेकिन उसे खुद पर नील की सर्द निगाहें अभी भी महसूस हो रही थी। राजीव ने मन ही मन खुद से कहा, इसकी क्यूटनेस तो मीरा के जैसी है, लेकिन क्या ज़रूरत थी इसे अच्छ के जैसे तेवर लेने की। अब तक तो उसी को झेलना मुश्किल था और अब ये छोटा डेविल भी आ गया। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथों में ही है। वहीं दूसरी ओर मीरा अच्छ की बाहों में स्ट्रगल करते करते थक कर सो चुकी थी। अच्छ उसके सोते हुए चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, तुम आज भी उतनी मासूम हो जितनी पहले थी। और ये बोलकर वो उसे ध्यान से देखकर कहता है, और पहले से ज़्यादा सेक्सी हो गई हो। मीरा ने 5 सालों में खुद को मेंटेन किया हुआ था। उसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। उसके शरीर में भराव आ गया था। वो पहले से ज़्यादा दुबली नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। लेकिन अब वो मैच्योर लगने लगी थी। अच्छ उसे प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा था। कुछ देर में ही वो सभी अच्छ के प्राइवेट प्लेन में थे। नील जो राजीव को घूर रहा था, अब वो अच्छ पर शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसकी माँ को कोई अपनी गोद में उठाए। उसे अच्छ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मीरा वो तो गहरी नींद में थी। ममता जी ने मीरा को सोए देखा और अच्छ को देखकर बोली, ये इतना क्यों सो रही है? उसकी बात पर राजीव बोलता है, मीरा ऐसे ही सोती है, जब वो सो जाती है तो भूकंप ही क्यों ना आ जाए, वो नहीं उठती है। ये बोल वो हंस देता है, लेकिन ममता जी बोलती हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छ जो मीरा को सुलाकर आया था, वो ममता जी से पूछता है, ऐसा नहीं है का क्या मतलब है? तो ममता जी बोलती हैं, जब से मीरा मुझे मिली है, आज पहली बार मैंने उसे ऐसे चैन से सोते देखा है। उसे तो डॉक्टर ने बताया था कि उसे नींद ना आने की प्रॉब्लम हो गई है। वो मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे ही नींद आती है, वो भी बहुत कच्ची, हल्की सी आवाज़ से वो उठ जाती है। अच्छ और राजीव दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अच्छ को बुरा भी लग रहा था कि मीरा उससे दूर होकर इतनी डिप्रेस हो गई थी कि वो सोती भी नहीं थी। अच्छ खुद से कहता है, काश वो सब मैं वापस ला पाता। वो एक आह भरता है और अपनी जगह बैठ जाता है। फिर अपने बच्चों को देखता है जो अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। राजीव अच्छ को देखकर ममता जी से कहता है, आंटी मीरा आज इसलिए सोई है क्योंकि आज उसका सुकून उसके पास है। वो माने या ना माने, लेकिन उसका दिल मानता है, तभी तो वो इतने चैन से सोई है। ये बोलकर वो एक स्माइल देता है। लगभग 2 घंटे की फ़्लाइट, कुछ देर के सफ़र के बाद वो सब अच्छ के मेंशन में पहुंच जाते हैं। मीरा अभी तक सोई हुई थी, इसलिए अच्छ ने किसी को भी आवाज़ करने से मना कर दिया था। अच्छ जब मेंशन आया तो ईसा घर पर नहीं थी। जब वो घर पर आई तो उसे राजीव और अच्छ एक औरत के साथ बैठे दिखे, जिन्हें वो नहीं पहचानती थी। अच्छ और राजीव के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आती है, पापा। वो दोनों सामने देखते हैं तो उन्हें ईसा और ईशान दिखते हैं। ईशान अपनी माँ की गोद से उतरने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो ईसा ने उसे उतार दिया। वो अपने नाना नानी के कदमों से दौड़ते हुए जाकर राजीव के पैरों से लिपट जाता है। राजीव अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसे गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है। ईशान की नज़र जब अच्छ पर जाती है तो उसकी तरफ हाथ फैला देता है। अच्छ भी स्माइल करके उसे अपने गोद में ले लेता है। ईसा भी अभी तक उन सब के पास आ चुकी थी। ईसा ने जब अच्छ के चेहरे को देखा तो उसे उसके चेहरे पर वही 5 साल पहले वाली चमक दिखती है। वो जब राजीव की तरफ देखती है तो राजीव सर हाँ में हिला देता है। ईसा उसके कहने का मतलब समझ जाती है कि उन सबको मीरा मिल चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस वक्त मीरा से मिलना चाहती थी, लेकिन राजीव ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी आराम कर रही है। ईसा उसके पास ना जाकर किचन में चली जाती है और मीरा की पसंद के डिशेज बनाने लगती है। दूसरी तरफ मीरा की नींद खुलती है तो वो एक अंगड़ाई लेकर बैठी, लेकिन जैसे ही वो बैठती है वो चौंक जाती है। जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो ये कमरा उसे जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसमें कुछ चेंज आ गए थे। उसे कमरे की हर दीवार पर उसकी और अच्छ की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी और सामने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी
जब उसने अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया था। उसके हाथों में अवार्ड ली हुई वो तस्वीर बड़ी सी उस दीवार पर लगी हुई थी। वहीं उसके बगल में अच्छ भी खड़ा था। उस तस्वीर को देखकर मीरा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने अच्छ की कंपनी में सबसे अच्छे एम्प्लॉय का अवार्ड जीता था, जो उसे अच्छ ने अपने हाथों से दिया था। मीरा उन सब अच्छी यादों को याद कर रही होती है कि तभी उसे वो सब भी याद आने लगता है और उसे यह भी याद आता है कि किस तरह से अच्छ उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया है। मीरा को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी देर तक सोई रह गई। उसने उन सभी ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और गुस्से से जनदनाते हुए बाहर निकलने को हुई कि तभी दरवाज़ा खुला और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा के सामने ईसा खड़ी थी। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो जाकर एक दूसरे से लिपट गए। दोनों को आंखों से ही आंसू गिर रहे थे। ईसा उसे शिकायत करते हुए कहती है, तू बहुत बुरी है, तू मुझे छोड़कर चली गई, ये जानने के बाद भी कि मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुझसे बात भी नहीं करूँगी, तू बहुत बुरी है। ईसा लगातार मीरा से अपनी शिकायतें करी जा रही थी। इस दौरान उसने उसे छोड़ा नहीं था और उसकी आंखों से आंसू बहना भी बंद नहीं हुए थे। दोनों सहेलियां एक दूसरे से अभी भी लिपटी हुई थी और ईसा की शिकायतें अभी भी चालू थी। तभी एक तेज़ आवाज़ आती है, मम्मा। दोनों एक दूसरे से अलग होकर देखती हैं तो 2 साल का ईशान ठुमकते हुए आकर ईसा के पैरों से लिपट जाता है। ईसा उसे अपने गोद में ले लेती है। ईशान मीरा को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखता है, फिर ईसा को देखता है जैसे पूछ रहा हो कि ये कौन है। ईसा जब ईशान को इस तरह से मीरा को देखते हुए देखती है तो वो उसके गालों को चूमकर कहती है, ईशान ये आपकी मासी हैं। मीरा बोली, मासी। ईशान अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ा देता है जैसे वो उसकी गोद में आना चाहता हो। मीरा भी खुशी से उसे अपने गोद में ले लेती है तो ईशान उसके गालों को पकड़कर कहता है, मिला मासी। मीरा ईशान की तुतलाती आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। तभी वहाँ नील और वाड़ी की एंट्री होती है। वो दोनों भी ईसा और ईशान को देखकर आश्चर्य से मीरा की ओर देखने लगते हैं तो मीरा घुटनों के बल बैठ जाती है और ईशान को उन दोनों के पास खड़ा करके कहती है, नील, वाड़ी, ये आप दोनों का छोटा भाई है ईशान और ये आपकी मासी है ईसा। ऐसा कहते हुए वो ईसा की ओर उंगली पॉइंट करती है। ईसा नील और वाड़ी को देखती है तो मीरा की ओर देखकर कहती है, क्या ये दोनों? इसके आगे वो कुछ नहीं कहती है। उसकी बात पर मीरा कहती है, हाँ ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ईसा कहती है, मतलब ये दोनों अच्छा और तुम्हारे बच्चे हैं? मीरा कहती है, नहीं, ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं। अच्छा का इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। ईसा उसे कुछ कहती है तभी वाणी की आवाज़ आती है, मम्मा ये अच्छ वही हैंडसम अंकल है ना? क्या वो हमारे फादर हैं? वो तो बहुत ही हैंडसम है और बहुत अच्छे भी हैं। मीरा कुछ कहती तभी नील की आवाज़ आती है, वो हैंडसम है लेकिन वो हमारे फादर नहीं है। अगर वो हमारे फादर हुए तो मैं उन्हें अपना फादर नहीं मानूंगा, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मीरा और ईसा उनकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। तभी नील कहता है, हमारे फादर बहुत बुरे हैं, उनकी वजह से मम्मा रोती थी। वाणी बोलती है, लेकिन वो हैंडसम अंकल तो बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा होता ना अगर वही हमारे फादर होते तो। लेकिन नील कहता है, नहीं, वो हमारे फादर नहीं है, हमारा कोई फादर नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ मम्मा है। तभी वाणी कहती है, मैं तो उन्हीं अंकल को अपना फादर बनाऊंगी, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें अभी नीचे देखा था। मैं अभी उनसे जाकर कहती हूँ कि वो हमारी मम्मा से शादी कर लें और हमारे फादर बन जाएं। ये कहकर वो नीचे भागने लगती है। नील भी उसके पीछे ही जाता है और ईसा और मीरा भी ईशान को लेकर नीचे आ जाते हैं। नीचे अच्छा हाल में बैठा राजीव से कुछ बातें कर रहा था। तभी वाणी दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है, अंकल, हैंडसम अंकल। उसे इस तरह से भागते देख अच्छा उठकर उसके पास आ जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है और चिंता करते हुए कहता है, वाणी बेटा, आप ऐसे क्यों भाग रहे थे, क्या हुआ? उसकी बात पर वाणी कहती है, हैंडसम अंकल, आप मेरी एक बात मानोगे? उसकी बात पर अच्छ कहता है, हाँ बेबी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप बताओ तो आपको क्या चाहिए? तो वाणी बहुत मासूमियत से कहती है, हैंडसम अंकल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपको पता है हमारे पास पापा नहीं है, क्या आप हमारे मम्मा से शादी करके हमारे पापा बनोगे? अच्छ वाणी की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वो देखता है कि नील के साथ ईसा, ईशान और मीरा भी उसके पीछे खड़े थे। वो प्यार से उसके गालों को चूमकर कहता है, हाँ बेबी, मैं तो आपका पापा बनने को रेडी हूँ, लेकिन एक बार अपनी मम्मी से पूछ लो। वो कुछ कहती तब तक पीछे से नील की आवाज़ आती है, मम्मा माने या न माने, मैं आपको अपना डैडी कभी नहीं मानूंगा, डैडी बहुत बुरे होते हैं। उसकी बात पर राजीव उसके पास जाकर कहता है, क्यों बेबी, आप डैडी को बुरा क्यों मानते हो?
उसकी बात से नील कहता है, क्योंकि डैड बहुत बुरे हैं, उनकी वजह से हमारी माँ रोती थी। मैंने उन्हें देखा है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है हम सबको बड़ा करने में। वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। आई हेट माई डैड, और मुझे किसी डैड की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे अंकल हो, अंकल बनकर रहो। अगर डैड बनोगे तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगा। यह बोलकर वो भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। मीरा शांत खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वाणी अच्छे से कहती है, अंकल आप बुरा नहीं मानो, मैं ना भाई को मना लूँगी। उसकी बात पर अच्छ कुछ नहीं कहता और उससे कहता है, बेटा आप कमरे में जाओ। उसके जाते ही मीरा अच्छ के सामने आ जाती है और कहती है, वाणी बच्ची है, कुछ भी कह रही है, उसकी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी अच्छ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर खुद के करीब लाकर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ इसलिए नहीं कि तुम वापस जा सको, तुम अब यहीं रहोगी मेरे पास। मीरा खुद को अच्छे से छुड़ा लेती है और कहती है, यह सोचना भी मत मिस्टर रायचंद कि पहले की तरह मैं कमज़ोर हूँ और मजबूर हूँ। इस बार ना मैं मजबूर हूँ और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाऊँगी, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी बात पर अच्छ कहता है, तुम्हारे कहने या न कहने से हमारा रिश्ता नहीं बदल जाता। मीरा अपने हाथ बांध कर कहती है, क्या रिश्ता है हमारा, ज़रा बताएंगे। ओ हाँ, याद आया, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता था और वो कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता जो कब का ख़त्म हो चुका था, इसलिए मुझे कोई और रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। उसकी बात पर अच्छ कहता है, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, इस नाते तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। वो मेरे बच्चे हैं, अब मैं यह प्रूव कर सकता हूँ। अच्छ बोला, कैसे करोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने बच्चों को हर्ट करने दूंगी ताकि तुम उनका सैंपल लेकर टेस्ट करवा सको। उसकी बात पर अच्छे स्माइल कर कहता है, उन्हें हर्ट करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, आखिर मेरी भी उनमें जान बसती है। वैसे मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। मीरा उसकी तरफ देखती है जैसे जानना चाहती हो कौन सा आइडिया है। अच्छा उसके कान के पास आकर कहता है, हम दोनों मिलकर एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं तो वो बेबी ज़रूर नील या वाणी जैसा ही होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों मेरे ही बच्चे हैं। अच्छ की ऐसी बेशर्मी जैसी बातें सुनकर मेरा का चेहरा लाल हो जाता है, शर्म से नहीं गुस्से से, और वो अच्छ को खुद से दूर धक्का देकर बोलती है, तुम बहुत ही बेहुदा इंसान हो, दूर रहो मुझसे। मीरा के धक्का देने की वजह से अच्छ सोफे पर गिर जाता है और बैठकर हंसने लगता है। वहाँ खड़े सभी अच्छ को हंसते हुए देख रहे थे। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अच्छ इस तरह से काफ़ी सालों बाद हंसा था। मीरा के जाने के बाद तो उसने हंसना ही छोड़ दिया था। मीरा गुस्से से दंदनाते हुए कमरे में चली जाती है और जाकर खुद से बड़बड़ाती है, ये आदमी हद से ज़्यादा बेशर्म हो चुका है। इसे क्या लगता है इसके इस तरह के पैतरों में मैं फंसने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। ये बोलते हुए वो कबर्ड खोलती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि आज भी 5 साल पहले की तरह सजा हुआ था। उसके सभी पसंद के कपड़े उसमें पड़े हुए थे। मीरा उसमें से एक सूट निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद जब वो बाहर आती है तो वो खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, वो कपड़े इतने टाइट क्यों हो रहा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ पहले से? तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, मोटी नहीं लेकिन सेक्सी ज़रूर हो गई हो पहले से। मीरा जब आवाज़ सुनती है तो पलट कर देखती है तो अच्छ उसके बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे लगाकर बेड के क्राउन से टिकाकर बैठा हुआ था। मीरा जल्दी से अपना दुपट्टा उठाती है और ख़ुद को कवर करने लगती है और गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अच्छ कहता है, अपने कमरे में कोई क्या करता है? तो मीरा कहती है, तुम्हारा कमरा क्या मतलब है, ये तो हमारा कमरा है। अच्छ उसकी बात काट कर बोलता है। मीरा पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती है तो वहाँ पर मीरा के साथ साथ अच्छ के भी सामान रखे हुए थे। वो सभी सामान वही थे जो मीरा 5 साल पहले यूज किया करती थी। जब पूरी कबर्ड खोल कर देखती है तो उसमें मीरा के साथ साथ अच्छ के भी कपड़े बहुत ही सलीके से रखे हुए थे। मीरा उसे देखकर कहती है, तुम अपना सामान कब लेकर आए? अच्छ कहता है, 5 साल पहले से ही मेरा सामान सब यहीं पर है और मैं इसी रूम में रहता हूँ। तो मीरा कहती है, इसका मतलब 5 साल से मेरा सामान भी इसी कमरे में पड़ा हुआ है? अच्छ बेड से उठता है, उसके पास आकर कहता है, पड़ा हुआ नहीं है, संभाल के रखा है। मेरे साथ साथ इस कमरे को भी तुम्हारा इंतज़ार था जो आज ख़त्म हो गया है। उसकी बात पर मीरा उससे कहती है, ख़त्म हुआ नहीं है, अभी कभी ख़त्म होगा भी नहीं। अच्छ मीरा को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है और कहता है, तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम अब यहीं रहोगी मेरे साथ, हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे। मीरा बोली, कोई ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती नहीं है, प्यार है। हाँ मानता हूँ 5 साल पहले मैं ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ रखा हुआ था तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ,
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा तुम यकीन क्यों नहीं करती हो। ये बात बोलते हुए वो अपने हाथ मीरा के चेहरे पर फिरा रहा था, लेकिन तभी मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है। अच्छे उसके हाथ को देखता रहता है जिसे मीरा ने झटका था। मीरा कहती है, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं आपके साथ यहाँ पर रहूँगी। अच्छ कहता है, ठीक है, मेरे साथ नहीं लेकिन यहीं रहो कुछ दिन के लिए, सिर्फ मेरी बात मान लो। इस बार उसकी टोन में रिक्वेस्ट था। मीरा कुछ कहती तभी अच्छ कहता है, मानता हूँ तुम मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करोगी, एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दो खुद को सही साबित करने का। अगर 5 साल पहले भी तुमने एक बार मुझसे बात किया होता जाने से पहले तो यह 5 साल ऐसे नहीं गुजरते। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, जिसे मीरा भी देख रही थी। न जाने क्यों लेकिन इस बार वह अच्छी की बातों में आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीने। 1 महीने दिए मैंने तुम्हें, और इस 1 महीने में अगर तुम मुझे यकीन नहीं दिला पाए तो फिर तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, और इस 1 महीने में तुम्हें भी नील को अपने लिए मनाना होगा। अच्छा उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी तुम्हें। उसकी बातें सुनकर मीरा देखती है उसे तो अच्छ कहता है, तुम्हें यहीं मेरे साथ मेरे कमरे में रहना पड़ेगा। मीरा कुछ कहती उससे पहले अच्छ कहता है, यकीन मानो बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो। बहुत तड़पा हूँ इन 5 साल तक तुम्हारे लिए। तुम्हें यहाँ अपने पास अपने सामने देखूँगा, तुम्हें महसूस करूँगा, लेकिन कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। मीरा भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगती है तो अच्छ कहता है, शाम तक तुम्हारे सारे फिटिंग के कपड़े आ जाएंगे। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। अच्छ वहाँ से बच्चों के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले अपने लोगों को कहकर बच्चों के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। हालांकि उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा सा कमरा सेट कर दिया था। अच्छ कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ 2 छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं। एक साइड की पूरी वाल पिंक है, दूसरे साइड की पूरी वाल ब्लू थी। वह कमरा देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा देखता है कि बाड़ी अपने बेड पर अपना टेडी लेकर सोई हुई है, शायद थक गई थी। पूरे रास्ते वो सोई नहीं थी। थका तो नील भी था, लेकिन वो अपने बेड पर नहीं था। जब वो पूरे रूम को स्कैन करता है तो उसे नील बालकनी में खड़ा दिखाई देता है। वो बालकनी में लगे हुए फूलों को देख रहा था। अच्छे उसके पास उसके बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या देख रहे हो बेटा। उसकी बात पर नील उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या ये सच है कि आप ही मेरे पापा हो। उसकी बात पर अच्छू उसके तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली। उसकी बात पर नील कहता है, मैंने आप सबकी बातें सुन ली थी। अच्छू कुछ कहता तब तक नील कहता है, मैं आपको अपना डैडी नहीं मानने वाला, आप बहुत बुरे हैं। आप इन 5 सालों में कभी हमारे पास क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हमसे मिलने आए। अच्छू उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि उसके मन में गुस्सा नहीं बल्कि नाराज़गी है, जो गुस्सा बनकर बाहर आ रही है। अच्छे उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, आपको पता है बेटा, मैं और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उन्हें कुछ कहता समझाता, उसके पहले वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं 5 साल से आप सबको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिले आप लोग, और अब जब मिले तब मैं तुम लोगों को अपने पास ले आया हूँ। मैं आप दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात पर नील उसका जवाब देता है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि आप सच बोल रहे हो। उसकी बात पर अच्छ मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम दिखने में एकदम अपनी माँ जैसे हो, सिर्फ ये आइज़ मेरी जैसी ब्लू है, और तुम्हारा एटीट्यूड भी पूरा ही मेरे जैसा है। लेकिन बेटा मुझे एक मौका दे सकते हो ना आप। उसकी बात पर नील कहता है, पहले आप यकीन दिलाओ कि आप सच में हमारी माँ से प्यार करते हो, हमसे भी प्यार करते हो। अच्छ कहता है, मैं ज़रूर यकीन दिलाऊंगा तुम सबको। नील उसके आगे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ जाकर अपने बेड पर सो जाता है। अच्छ नील को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही फेस कर रहा हूँ। कोई नहीं, मेरा बेटा है तो मेरे जैसा होगा ना। ये बोलकर वो अपना सर हिला देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और बाहर चला जाता है। क्या अच्छ 1 महीने में मीरा और अपने बेटे नील को अपने प्यार का एहसास करा पाएगा। क्या मीरा अच्छ की सच्चाई जानकर उसे माफ़ कर अपना पाएगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।